हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप सब आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने सेक्शन किया था सेक्शन नंबर 13। आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 14। सो बिफोर स्टार्टिंग, सेक्शन 14 आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 14, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर प्री। मेंस में जो इसका क्वेश्चंस पूछा जाता है वो कोई एक्चुअली डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है कि आप सेक्शन 14 को डिस्कस कीजिए, बट इट इज़ अ प्रॉब्लम बेस्ड और अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन गिवन टू यू रिगार्डिंग दिस सेक्शन नंबर 14। तो बेसिकली आपको अच्छे से प्रिपेयर तो करना ही, क्योंकि मेंस में कहीं ना कहीं से इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है सिचुएशन बेस्ड। एंड इंटरव्यू के लिए यूल डू इट, मतलब नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल अगर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो इंटरव्यू के लिए तो ऑब्वियसली इट कैन बी आस्क्ड। सो बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले प्लीज़ हैव योर बेरेक्स विद यू। इसमें बहुत सारी इलिस्ट्रेशंस भी है, विल गो थ्रू द इलिस्ट्रेशंस ऑल्सो। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। चलो ठीक है। सो हम बेरेक्ट की रीडिंग करते हैं एंड देन साइड बाय साइड समझेंगे, और बाकी जो इलिस्ट्रेशंस हैं उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली सेक्शन का जिस्ट क्या है। तो पहले जो है सेक्शन नंबर 14, फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बॉडी और बॉडी फीलिंग। सी, इसमें तीन चीज़ दे रखी है। इनमें एग्जिस्टेंस की बात कर रखी है, किस चीज़ की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, कौन से फैक्ट हम यहाँ पे रेलेवेंट करा रहे हैं सेक्शन नंबर 14 में। वो वाले फैक्ट्स जो कि किसी भी पर्सन की एक स्टेट ऑफ माइंड को या उसकी बॉडी को या बॉडी फीलिंग को एग्जिस्ट कर रहा है कोई फैक्ट उससे रिलेशन में, कि हाँ भाई ये स्टेट ऑफ माइंड उसका एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक फैक्ट है। उसकी बॉडी फीलिंग में ये कंडीशंस है, ये एक फैक्ट है। लेट्स हैव इट इन एलैबोरेशन। सो क्या कहना चाह रहा है, एक बार डायरेक्ट रीड करते हैं प्लीज़। फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड। अब ऐसा कोई फैक्ट जो कि आपको दर्शा रहा है, जो कि आपको बता रहा है किसी भी एक स्टेट ऑफ माइंड की एग्जिस्टेंस, मतलब एक स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड से आप क्या समझते हैं? स्टेट ऑफ माइंड मीन्स कि वो किस कंडीशन में है, बेसिकली अवस्था है ना। क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है उसके माइंड की, क्या उसके माइंड में चल रहा है, क्या थॉट्स है उसके माइंड में। उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है कि क्या हालत थी उसके माइंड की, क्या उसके माइंड में थॉट्स थे, क्या उसकी अवस्था थी माइंड की, क्या स्टेट था। अब उसमें उसने कुछ मेंशंस भी कर रखा है कि स्टेट ऑफ माइंड सच एज, उसने एलैबोरेट करके बता रखा कि किस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड हो सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। ये जो इन्होंने ये 7 वर्ड्स दे रखे हैं ना, इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल क्या है ना, पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जुडिशरी वाले दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस विद इन वेरी डीप। तो हो सकता है कि वो ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ लें कि सेक्शन 14 में जो आपके स्टेट ऑफ माइंड मेंशन कर रखे हैं उसमें से कौन कौन से इसमें से हैं या कौन कौन से इसमें से नहीं है। ऑप्शन देके आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ टेक केयर दिस इन योर माइंड। सो स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं कि किस स्टेट में है। जैसे इन्होंने पहला दे रखा है इंटेंशन। ठीक है, वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे सब चीज़ें। इंटेंशन किस चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को करने के लिए कोई आपकी वो है, मन में है आपके, कोई इंटेंशन है आपकी, उस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि आपके मन में ख्याल आया कि हाँ भाई आपको चोरी करनी है, तो आपकी चोरी करने की इंटेंशन, आपकी डिकॉयटी करने की इंटेंशन, आपका मर्डर करने की इंटेंशन, इस तरीके से कोई भी इंटेंशन हो सकती है। इसमें जो इंटेंशन की बात है वो दोनों सिविल प्रोसीडिंग्स में और सिविल केसेस में और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, दोनों में अप्लाई होंगी। बिकॉज एज सच जो ये स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं ये दोनों उसमें हो सकता है, क्रिमिनल में भी हो सकता है और सिविल में भी हो सकता है। तो इन दैट केस किस तरीके की इंटेंशन एग्जिस्ट कर रही है एट द पॉइंट ऑफ टाइम, किस तरीके की नॉलेज है एक बंदे के पास, क्या गुड फेथ में उसने कोई काम किया है, क्या जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है वो गुड फेथ में था, क्या वो नेग्लिजेंस था, क्या वो इल विल थी। किस इल विल मतलब कि आप किसी के लिए आपको एक बैड फीलिंग्स होना है, एक इल फीलिंग्स होना कहते हैं ना, कि तो आपने कोई इल विल से कोई काम किया है, या
गुडविल से किया है। तो टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन, द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन। यहाँ जो बात हो रही है पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए, एक ही बंदे के थ्रू आपकी कोई इंटेंशन। इसमें ना एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई कॉलेज है, आप कॉलेज में जाते हैं, आपको एक लड़का दिखता है, बड़ा बुद्धू सा सहमाओ सा लड़का है, और आप जाके उसको डेली थप्पड़ मार देते हैं। तो आपका ये डेली एक रूटीन है कि आप जाएंगे और उसको थप्पड़ मारेंगे, कभी लात से मारेंगे, कभी थप्पड़ मारेंगे, इस तरीके से आप उसकी डेली पिटाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन नंबर 14 जो है वो सीरीज़ ऑफ सिमिलर एक्ट्स की बात कर रहा है कि ऐसे कुछ सीरीज़ ऑफ सिमिलर एक्ट्स। देखिए सेक्शन नंबर 15 जो है ना वो इसी के बारे में बात करता है। तो ये दोनों सेक्शन जो है ना, सेक्शन नंबर 14 और सेक्शन नंबर 15 दिल बी रेड टुगेदर, ठीक है। इन दोनों को साथ में पढ़ेगा आप लोग, तो उससे क्लियर होगा कि किस तरीके से सिमिलर फैक्ट्स हैं, किस तरीके के सिमिलर एविडेंसेस होंगे। जैसे आपने इंटेंशन की बात करी कि आप एक बंदे को जाके डेली थप्पड़ मारते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एक इंटेंशन है कि आप उसको जाके उसको हर्ट करेंगे, उसको रोज़ थप्पड़ मारेंगे, उसको जाके पिटाई करेंगे। तो एक तरीके से इंटेंशन है आपकी, तो टूवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। अब आप उसी बंदे को मार रहे हैं। यहाँ पे जो हम ये सेक्शन डील कर रहे हैं वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, ब्रॉड उसमें नहीं कह रहा। वो एक पर्टिकुलर बंदे के लिए जो आप एक सीरीज़ ऑफ एक्ट करते जा रहे हैं, सीरीज़ ऑफ सिमिलर एक्ट्स करते जा रहे हैं। जैसे आपने उसको एक बार थप्पड़ मारा, अगले दिन फिर थप्पड़ मारा, अगले दिन फिर थप्पड़ मारा, चप्पल मार दी या जूता मार दिया या डंडा मार दिया, कुछ भी लगा लीजिए आप लोग। तो सिमिलर है कि आप उसकी पिटाई कर रहे हैं, आप उसको हर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो है सिमिलर एक्ट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो सिमिलर एक्ट्स हो जाएंगे तो वो आपकी एक इंटेंशन को शो कर रहे हैं कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, आपकी इस काम को करने की इंटेंशन थी। सेकेंडली, और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। और क्या शो कर रहा है, क्या बॉडीली फीलिंग शो कर रहा है? वो बॉडीली फीलिंग शो कर रहा है कि आपकी बॉडी उस वक्त पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इट वाज हैपनिंग वो किस कंडीशन में थी। मतलब आप कैसा फील कर रहे थे। भाई आपके ऊपर कोई एसिड फेंकेगा तो आपको जलन होगी, दर्द होगा, यू स्क्रीम, ये सब आपकी बॉडी में सेंसेशंस होंगी। कोई थप्पड़ मारेगा तो उसकी सेंसेशन होगी, कोई डंडा मारेगा तो उसकी सेंसेशन होगी। तो बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी क्या फील कर रही है, क्या रिएक्शन दे रही है किसी भी चीज़ के लिए, वो जो बॉडी का है, जो बॉडी की कंडीशंस हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द कंडीशंस ऑफ द बॉडी। तो वो चीज़ मैटर करेगी यहाँ पे कि किस कंडीशन में आपकी बॉडी थी, क्या बॉडीली आपको फीलिंग हुई, क्या आप एक फिजिकल फैक्ट्स के बारे में बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे कि दे आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल फैक्ट्स, कि क्या आपने बॉडी में फील किया। एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, राइट ना, जो आप दिमाग में सोच रहे हैं, जिनका कोई आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बट दे आर इन योर माइंड। सो दीज आर द टू थिंग्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड। नाउ आर रेलेवेंट। अब ये बता रहा है कि ये जो एग्जिस्टेंस है एक स्टेट ऑफ माइंड का, और एग्जिस्टेंस है कोई भी बॉडी फीलिंग की, वो कब रेलेवेंट होएगी? वो रेलेवेंट होएगी व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सच स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग इज़ एन इशू और रेलेवेंट। सी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर ये लाइन यहाँ पे नहीं होती ना तो इस सेक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये सेक्शन को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा वो बॉडीली फीलिंग, वो हमारा स्टेट ऑफ माइंड ही एक इशू में है, एक फैक्टिंग इशू है हमारा। व्हेन आर स्टेट ऑफ माइंड इज इटसेल्फ अ फैक्टिंग इशू, या फिर वो एक रेलेवेंट फैक्ट है किसी भी उसमें, तब हम आप उसको रेलेवेंट तौर पे उन फैक्ट्स को रेलेवेंट कंसिडर कर सकते हैं। जब आपका मैटर इन क्वेश्चन, जो आपका मैटर इन इशू है, जो आपका फैक्टिंग इशू है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब उसमें क्या है, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग ही आपकी फैक्टिंग इशू है। सो यहाँ तक समझ में आया गाइस? सी दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन है, उसको गिल्टी प्रूफ करने के लिए उसकी इंटेंशन शो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर नॉट टेलिंग कि हाँ भैया इस बंदे ने मर्डर किया है, ये आपका फैक्टिंग इशू चल रहा है कि जिसने मर्डर किया है, तो उसमें आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई इसने मर्डर किया है। क्यों? क्योंकि इसकी इंटेंशन ऐसी थी। वी आर नॉट डूइंग इट दैट वे। इसमें हम सेक्शन 14 में टोटली जब हम उसकी एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ माइंड जो एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, वो क्वेश्चन में, तब आप उसके एविडेंस दे सकते हैं, तब आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये ऐसे ही करता आ रहा है। मान लीजिए एक लड़का है, घर में से चोरी करता है,
कभी आपके घर में करी, किसी और के घर में करी, किसी और के घर में, और आपके घर में भी 2-3 बार कर चुका है। तो अब सडनली क्या होता है, एक दिन फिर चोरी हो जाती है। तो आप कहेंगे सर ये तो इसी का काम है। आप बोलेंगे कि भी कैसे काम है जी, पहले भी मेरे घर में से सामान चुरा चुका है, पहले भी मेरे घर में से इसने चोरियाँ करी हैं, औरों के घर में से भी इसने चोरियाँ करी हैं। तो उस केस में आप यहाँ पे इसे रेलेवेंस करा सकते हैं, रेलेवेंसी क्रिएट करेंगे ये कह के कि इसके तो ये एक तरीके से इसने पहले भी किया। वी नॉट टॉकिंग अबाउट द हैबिट्स, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द हैबिट है उसकी करने की, ऐसा नहीं कह रहे हम। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द सीरीज ऑफ सिमिलर एक्ट्स जो कि परफॉर्म किए गए हैं एक पर्सन के द्वारा। तो उसके बेसिस में हम लोग ये कह रहे हैं कि हाँ भाई उसने वो एक्ट कमिट किया हो सकता है। उसके बाद तो उसके एविडेंस दिए ही जाएंगे, ठीक है ना। सो चलो इसको प्रोसीड करते हैं। अब नाउ प्रोसीड करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1 से। एक्सप्लेनेशन आपको बता रही है जो आपका अबव जो आपको जनरल रूल दे रखा है उसको आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है, उसको और इलेबोरेट करके आपको बताया जा रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है, और स्पेसिफिकली तरीके से ब्रॉडली आपको सिखा रहे हैं। तो चलो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़ते हैं। नाउ अ फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड। अ फैक्ट जो कि रिलेवेंट है, जो कि शो कर रहा है कि एग्जिस्टेंस किसी भी स्टेट ऑफ माइंड की, मस्ट शो उसको ज़रूर दिखाना होगा दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट। स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करता है, जनरली नहीं बट इन रेफरेंस टू मैटर इन क्वेश्चन। मतलब अगर एक बंदा चोरी कर रहा है तो उसका चोरी करना महज ये नहीं हो जाएगा कि उसने चोरी करी है। दैट शुड बी रेड विद द अबव जो दे रखा है ये पैरा, उसके साथ में आपको ये रेड करना है कि ये सब चीज़ें होने के बाद अगर वो एग्जिस्ट शो कर रहा है कि हाँ भाई स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट कर रहा है बट जनरल में नहीं है, टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, मैटर इन क्वेश्चन का मतलब यही है कि वो फैक्ट एंड इशू जो है, जो कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट कर रही है या नहीं करी, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम एविडेंसेस देना चाहते हैं। वो सिमिलर एक्ट्स जो हो रहे हैं, हम जनरली कुछ नहीं कह रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर केस में उस पर्टिकुलर मैटर जो रेज किया गया है उसके द्वारा, सिर्फ उसके लिए हम उस इंटेंशन को, उस मोटिव को या उस नॉलेज को, सॉरी मोटिव नहीं है, रैशनेस को, इलविल को हम बताएंगे कि ये स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। दिस इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन नंबर 1। तो आप वहाँ पे उसके रिलेवेंट फैक्ट्स के एविडेंस दे सकते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर जो 2 है वो भी हम जैसे ऊपर वाला पैरा है उसके साथ ही रीड कीजिएगा। सी जो हमने पढ़ा, फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडली फीलिंग in which are fact and issue and they are relevant. Now second explanation नंबर 2 इसको साथ में रीड करेंगे। बट वेयर, जहाँ हमने बोला कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, एक पर्टिकुलर पर्सन के टूवर्ड्स आपकी कोई एक स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। बट वेयर, बट जहाँ पे अपॉन अ ट्रायल ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का जो ट्रायल चल रहा है, एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी एक्यूज है वो ऑफेंस का, द प्रीवियस कमीशन, वो प्रीवियस कमीशन यहाँ पे जो उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने कमिट किया है पहले, कभी वही उस तरीके का ऑफेंस उसने कमिट किया है, एक्यूज ऑफेंस इज रेलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शेल ऑल्सो बी अ रेलेवेंट फैक्ट। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि प्रीवियस कमीशन, एक तो प्रीवियस कमीशन, ठीक है, एंड प्लस प्रीवियस कन्विक्शन। सी कोर्ट क्या करती है, कई बार ये होता है ना कि चोरी के मामले में किसी को कन्विक्ट कर दिया, ये एक्यूज था, इसने कमिट किया था थेफ्ट, उसको उठा के जेल में डाल दिया, उसको कन्विक्ट कर दिया, थोड़े टाइम बाद उसने कहीं और भी चोरी करी, तो अब हम उसके एविडेंस दे सकते हैं सर इसने तो पहले भी इस तरीके का सामान चुराया हुआ है। अगर वो मैटर इन क्वेश्चन पे है तो उसकी प्रीवियस कमीशन और कन्विक्शन, दो वैसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में कैरेक्टर की बात हो रही होती है जब हम उसको रेलेवेंट नहीं करते हैं, बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट, ठीक है, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। बट यहाँ पे हम कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं गाइस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस कन्विक्शन एंड प्रीवियस कमीशन। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रीवियस कमीशन और प्रीवियस कन्विक्शन की जो बात हो रही है, ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी जब आप एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की बात करें। दिस इज़ प्रोवाइडेड इन एक्सप्लेनेशन नंबर 2। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में आपका कह रखा है ऑलरेडी कि पर्टिकुलर
मैटर इन क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट है। इधर यहाँ पे जो वर्ड्स ये रखे हैं ना, आपको जब भी लॉ रीड करना है ना, बहुत आपको मतलब उसको जकड़ के नहीं रखना है, टेक इट अ ब्रॉड व्यू, उसको एक खुले दिमाग से इंटरप्रेट करिए। जब भी करेंगे एक इंटरप्रिटेशन जो होनी है लॉ की, बहुत वाइड सेंस में होगी, ठीक है। ये नहीं कि वो कुछ ऐसे आप इंटरप्रेट करें कि वो जस्टिस देने के लिए हमें मजबूर करें कि हाँ भाई हम नहीं कर पा रहे, मतलब जस्टिस के अंदर वो टेक्निकलिटीज़ नहीं अड़ानी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस कमीशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इलस्ट्रेशंस पढ़ते हैं और उसको इससे कनेक्ट करके समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, उससे और इजी हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स डू इट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं, प्लीज़ आइए। ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स। ए एक्यूज है कि उसने स्टोलन गुड्स को उसने रिसीव किया है। नोइंग देम टू बी स्टोलन, नॉलेज, नोइंग देम टू बी स्टोलन मतलब कि उसको एक नॉलेज थी कि यार ये जो वो गुड्स ले रहा है ये ऑलरेडी कहीं से चुराए हुए हैं। इट इज़ प्रूव्ड दैट ही वॉज इन पोजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोलन आर्टिकल। सी, अभी प्रूव भी कर दिया गया है कि जो उसके पास पोजेशन है आर्टिकल्स का वो स्टोलन आर्टिकल है। तो यहाँ पहले इलस्ट्रेशन में किस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात की जा रही है, एक्यूज की उस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में कि इसने करने से पहले उसको ये नॉलेज थी, उसकी ये स्टेट ऑफ माइंड थी, उसका ये नॉलेज थी कि भाई ये जो रिसीव कर रहा है वो गुड्स वो ऑलरेडी स्टोलन है। नाउ अब यहाँ पे क्या रिलेवेंट फैक्ट हो रहा है ये बताते हैं। द फैक्ट दैट एट द सेम टाइम when it is happened, he was in possession of many other stolen articles. ऑलरेडी जब हमने उसको स्टोलन आर्टिकल्स की नॉलेज थी, तो जो उस बंदे के पास स्टोलन आर्टिकल्स थे और कई तरीके के मैनी अदर स्टोलन आर्टिकल्स जो थे, वो फैक्ट रिलेवेंट हो जाएगा एज टेंडिंग टू शो दैट ही न्यू ईच एंड ऑल ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ विच ही वॉज इन पोजेशन टू बी स्टोलन। ये बताने के लिए कि जो उसके पास आर्टिकल्स हैं जो उसने चुराए हैं उन सब के पोजेशन वो चुराए गए थे, इस चीज़ की उसको नॉलेज थी। तो इस चीज़ को आप वहाँ पे रिलेवेंट कर देंगे, रिलेवेंट हो जाएगी, एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। रिलेवेंट फैक्ट हो गया, रेलेवेंसी क्रिएट हो गई, हमने इस किस फैक्ट को रिलेवेंट किया। अब यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ माइंड जो हमारा नॉलेज था उसको कनेक्ट करा है, उसको रिलेवेंट कर रही है। बी इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू अनदर पर्सन अ काउंटरफीट कॉइन। भाई ये काउंटरफीट कॉइन है, डुप्लीकेट उसने बनाया है, फर्जी। तो उसने फ्रॉडुलेंटली एक काउंटरफीट कॉइन को दूसरे बंदे को दे दिया। नाउ एट द टाइम व्हेन ही डिलीवर्ड इट ही न्यू इट टू बी काउंटरफीट। सेकेंड में भी वो यही कह रहा है कि जब उसको ये बात पता थी, उसको तब भी नॉलेज थी कि जो काउंटरफीट कॉइन है ये जो ये उसको दे रहा है, ये उसको नॉलेज ऑलरेडी थी। तो यहाँ पे अब क्या रेलेवेंस कैसे हो रहा है, द फैक्ट दैट एट द टाइम ऑफ इट्स डिलीवरी ए वॉज पोजेस्ड ऑफ अ नंबर ऑफ अदर पीसेज ऑफ काउंटरफीट कॉइन इज रेलिवेंट। अब उसके पास और भी पीसेस थे काउंटरफीट कॉइन के एंड नंबर ऑफ एंड इज रेलिवेंट, ये रेलिवेंट हो जाएगा। The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit coin, knowing it to be counterfeit is relevant. यहाँ पे previous commission relevant कर रहे हैं हम। number of क्वेश्चन है, नंबर ऑफ उसके पास काउंटरफीट कॉइन है। नंबर ऑफ काउंटरफीट कॉइन का मतलब क्या है, दिस इज द मैटर इन क्वेश्चन। सी, मैटर इन क्वेश्चन क्या था कि क्या इसके पास वो काउंटरफीट कॉइन इसने दिए हैं और लोगों को डिलीवर किए हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक जस्ट ये चीज़ है कि जो मैटर इन क्वेश्चन है क्या है, क्या इसने काउंटरफीट कॉइन दिया है। तो अगर उस बंदे के पास और भी इस तरीके के काउंटरफीट कॉइन हैं जो हमें मिले हैं और इन चीज़ों में दूसरों को डिलीवर करने के लिए वो कमिट भी हो चुका है, उसे कन्विक्शन भी हो चुका है, तो यहाँ वो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे कि सर इसने तो पहले भी ऐसा किया हुआ है, इसने तो पहले भी लोगों को ऐसे काउंटरफीट कॉइन डिलीवर किए हुए हैं। वो इस सेंस में काम आएगा और वो यहाँ रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं। A sues B for damage done by dog of peace
विच बी न्यू टू बी फेरोशियस। अब उसको पता था कि भाई उसका जो गुस्सा डॉग है ना, ए ने बी को सू किया डैमेज देने के लिए कि बाय अ डॉग ऑफ बीज विच बी न्यू टू बी फ्रेश। बी को पता था कि भैया उसका खुखार है, वो जो है ना, जो डॉग है उसका काटने कूटने वाला है, बड़ा गुस्सैल है। द फैक्ट दैट द डॉग हैड प्रीवियसली बिटन एक्स वाई एंड जेड। एक फैक्ट है जहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो जो डॉग है उसने एक को बाइट किया, ठीक है, उसने बाइट किया, उसको सू कर दिया गया। अब उसमें क्या है कि उसे एक्स को भी और वाई को भी और जेड को भी, तीनों को काटा था और उन्होंने बी को कंप्लेंट करी थी। वो फैक्ट वहाँ रेलेवेंट हो जाएंगे। कैसे रेलेवेंट हो जाएंगे? मान लीजिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा कि भाई ए ने सू कर दिया बी को कि भाई तेरे कुत्ते ने तो मुझे काट लिया। अब वो कोर्ट के सामने गया कि सर इसके खुद ने तो मुझे काटा है। कोर्ट कहेगा अच्छा ठीक है भाई, कैसे कैसे बताओगे काटा है? तो फिर वो ये बोलते सर इसने मुझे क्या, इसने तो मेरी कॉलोनी के 2-3 लोगों को और काट रखा है। हमने तो इसको बी को कई बार बोला भी है कि भाई तेरा कुत्ता इतना भौंकता है, इतना काटने वाला है, तो उसको थोड़ा बांध के रखा कर, इसको इंजेक्शन वगैरह लगवा दे। पर इसने कभी हमारी सुनी ही नहीं, इसने मेरे साथ साथ और लोगों को भी काट रखा है। तो वो फैक्ट, बिकॉज वो सिमिलर एक्ट्स हैं, उसने ऐसा और ऑलरेडी पहले किया हुआ है, तो वो अब फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हम सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड को शो कर रहे हैं कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है, चाहे वो कोई भी है पर्टिकुलर पर्सन की तरफ, ठीक है, तो वो रेलेवेंट हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर। ठीक कहता है द क्वेश्चन इज वेदर ए द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज न्यू दैट द नेम ऑफ द पे वॉज फिक्टिशियस। उसको पता था कि भाई झूठा नाम है, फिक्टिशियस है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे नाम, तो इस केस में क्या होगा? द फैक्ट दैट ए हैड एक्सेप्टेड अदर बिल्स drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee if the payee had been a real person is relevant as showing that A knew that B was a fictitious person। यहाँ पे भी वही बात हो रही है, देखिए A को पता है कि भाई जो payee है वो fictitious person है, but still he is making it to be a real person। तो जो अदर बिल्स हैं जो उसी तरीके से ट्रांसमिट किए गया है, तो उसमें भी ये एविडेंस दिए जा सकते हैं, उसके लिए भी ये फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा कि उसने ये जानबूझकर किया, ही न्यू इट, ही हैड द नॉलेज टू डू इट, ठीक है। ई वाली देखते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। ए ने कुछ डिफेम किया बी को, कुछ पब्लिश करके उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम? हमारे अंदर इसमें क्या शो कर रहा है? हमारी इलविल, ठीक है, ये होगा इलविल, ठीक है। तो हम इलविल को क्या शो कर रहे हैं कि ए न्यू दैट द पे वॉज अ फिक्टिशियस पर्सन, और वो उसके अंदर इलविल थी कि वो चाहता था कि हाँ भाई वो जो है फिक्टिशियस पर्सन है, उस मतलब सॉरी ए इज एक्यूज ऑफ डिफेमिंग बी, वो डिफेम करना चाह रहा है। यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट पैदा फैक्ट पढ़ते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ डिफेमिंग बी बाय पब्लिशिंग एन इम्प्यूटेशन इंटेंडेड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। द फैक्ट ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशंस बाय ए रिस्पेक्टिंग बी शोइंग इल विल ऑन द पार्ट ऑफ ए टूवर्ड्स बी इज रेलिवेंट। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि जो प्रीवियस पब्लिकेशन है जो ए ने करी है बी के रिस्पेक्ट में, कि उसने इल विल, उसकी कोई जो उसकी दुर्भावना है उसके प्रति ऑन द पार्ट ऑफ ए टूवर्ड्स बी इज रेलिवेंट एज प्रूविंग एज इंटेंशन टू हार्म बीज रेपुटेशन, प्रूविंग एज इंटेंशन टू हार्म बीज रेपुटेशन बाय अ पर्टिकुलर पब्लिकेशन इन क्वेश्चन। समझ में आया कि वो ए के इंटेंशन को बताना चाह रहे हैं कि इसकी एक इलविल की इंटेंशन है, ये उसकी रेपुटेशन को हार्म करना चाह रहा है बाय प्रीवियस पब्लिकेशंस भी जो है यही सब चीज़ें शो कर रही है, तो यहाँ पे ये रेलेवेंट हो जाएगा फैक्ट, ठीक है ना। इसी में थोड़ा कंटिन्यू कर रखा है इन्होंने, फैक्ट और दे रखे हैं। द फैक्ट दैट देयर वॉज नो प्रीवियस क्वारल बिटवीन ए एंड बी and that A repeated the matter complained of as he heard it are relevant as showing that A did not intend to harm the reputation of B. Now the fact that there was no previous quarrel between A and B, कोई भी उनके बीच में ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था A और B के बीच में, and that A repeated the matter complained of, और A repeated the matter
जो ए ने रिपीट किया मैटर कि हाँ भाई कंप्लेंट किया ही हैज़ हर्ड इट आर रिलेवेंट एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इंटेंड टू हार्म द रेपुटेशन ऑफ बी। तो ये शो करा कि भाई वो उसको हार्म करने की इंटेंशन नहीं थी। ठीक है, ये भी रेलेवेंट हो जाएगा चाहे वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, कि हाँ भाई इसकी ऐसी इंटेंशन थी, वो चीज़ को शो कर रही है। Now A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent. अब A ने important illustration है, प्लीज गाइस ध्यान से देखिएगा। A is used by A is sued by B. A ने B को sue किया क्या कह के when A represented C to be solvent, sorry representing to B that C was solvent। उसने कहा कि भाई C जो है वो solvent है। ठीक है, वेयर बाई बी बींग इंड्यूस टू ट्रस्ट सी। नाउ जहाँ पे बेसिकली बी है वो जो है इंड्यूस हुआ कि वो सी को ट्रस्ट कर ले, वो वॉज इंसॉल्वेंट सफर्ड लॉस। अब वो तो ऑलरेडी वो इंसॉल्वेंट था तो उसको लॉस सफ़र हुआ। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि फैक्ट एट द टाइम व्हेन ए रिप्रेजेंटेड सी टू बी सॉल्वेंट, सी वॉज सपोज टू बी सॉल्वेंट बाय हिज नेबर्स एंड द पर्सन्स डीलिंग विथ हिम। ये फैक्ट था कि भाई जब सीन ए ने कहा कि सी जो है वो सॉल्वेंट है, उस टाइम पे जो उसके नेबर्स थे, जो उसके आस पड़ोस वाले थे, जो सब थे, जो उस पर्सन उससे डील कर सकते थे, बिजनेस डीलिंग जो उनकी हो रही है उसमें जो पर्सन्स थे उन्होंने तो यही कहा था कि वो सॉल्वेंट है। उन्होंने ऐसा ही रिप्रेजेंट किया था कि ये सॉल्वेंट है, तो इसलिए एज शोइंग दैट ए मेड द रिप्रेजेंटेशन इन गुड फेथ। समझ में आई बात? गुड फेथ ये भी तो एक है ना, गुड फेथ की स्टेट ऑफ माइंड तो उसका ये भी है। ठीक है, एक ये हो जाएगा। नाउ ए इज सूड बाय बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी। नाउ ए इज सूड बाय बी फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी। ए ने सू किया बी को फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय बी, हाउस ऑफ विच द ओनर इज ए बाय ऑर्डर ऑफ सी और कॉन्ट्रैक्टर। एज डिफेंड इज दैट बीज कॉन्ट्रैक्ट वॉज विद सी। कहता है उसका कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ था। दैट द फैक्ट दैट ए पेड सी फॉर द वर्क in question is relevant as proving that A did in good faith make over to C the management of the work in question, so that was in a position to contract with B on C's account and not as agent for A. See ये जो है ना थोड़ी डिफ़िकल्ट है बट इट्स इम्पॉर्टेंट, इसको एक इलस्ट्रेशन के उससे समझते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या कह रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई भी एक कोचिंग के लिए ज्वाइन किया। ठीक है, अब कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आके फेथ दिखा के आपने वहाँ पे पैसे दे दिए और वो काम कर लिया, और जहाँ पे जो टीचर्स थे ना, वन ऑफ द टीचर्स जो है वो छोड़ के चले गए, दे लेफ्ट। नाउ अब इस चीज़ के लिए जो इंटेंशन थी, भाई उनका तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो छोड़ गए वो एक अलग चीज़ है, पर वो छोड़ गए तो यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर है इसके ऊपर आएगी ना ब्लेम, तो आप इसको करेंगे कि अब आपने मुझे प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया था और आपने वो तोड़ दिया। तो बेसिकली is proving that A did in good faith make over to C the management of work in question, so that C was in a position to contract with B on C's own account। कि इनके साथ आपने डायरेक्ट नहीं किया है, आप इनके लिए नहीं कह सकते, आप इनको कह सकते हैं क्योंकि आपने गुड फेथ में इस इंस्टीट्यूट में एक अपना कोचिंग ली थी, इसमें आपने पेमेंट करके इसकी सब्सक्रिप्शन ली, तो आप ये रिस्पॉन्सिबल हैं उस काम के लिए। ठीक है, नाउ HIJ के अभी कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, आप इसमें मैं छोटा छोटा बता देती हूँ आप लोगों को। डिसऑनेस्ट रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन वेदर ये प्रोजेक्ट, ये गुड फेथ की है आपकी, ये नॉलेज की है। ठीक है, इंटेंशन की है ये। तो इस तरीके से इसमें अलग अलग फैक्ट्स दे रखे हैं। ठीक है गाइस, तो आप प्लीज़ इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आती तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और अगर इसमें से कोई ऐसी इलस्ट्रेशन है जो आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट में आप बता दीजिएगा, हम डिस्कस कर लेंगे।
तो बेसिकली यहाँ पे तो जो है सिर्फ एक इंटेंशन की बात कर रही है। वो इंटेंशन गुड फेथ भी हो सकती है, वो इंटेंशन आपकी रैशनेस भी हो सकती है, वो आपकी इल विल भी हो सकती है, वो आपकी गुड विल भी हो सकती है, ठीक है। वो सब चीज़ें आपके इंटेंशन में आ जाएंगी। बॉडीली फीलिंग क्या हो जाएंगी, जो आपका स्टेट ऑफ जो कंडीशन है आपकी बॉडी की, वो आ जाएंगी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बेसिकली इट इज़ पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन, पर्टिकुलर पर्सन एज इन उस बंदे के ऊपर जो है वो केस हो रहा है, तो वहाँ वो चीज़ हो रही है। सो दिस वॉज सेक्शन नंबर 14। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं एक वीडियो और बना दूँगी इसके ऊपर डाउट्स क्लियर करने के लिए। एंड टिल देन जो भी सेक्शंस हो चुके हैं उन्हें रिवाइज कीजिए प्लीज़। एंड होप यू लाइक द video, and please like my channel and subscribe to my video. And till then, see you again. Bye bye. See ya.